चीन जो कि एशिया में इंडिया को अपना कॉम्पिटिटिव मानता है, जिसको लेकर के कई बार इस तरह के बयान आए हैं कि क्या चीन का कभी मुकाबला कर पाएगा भारत और चीन में इतना ज्यादा इकोनॉमी का डिफरेंस है तो हम इसे कवर कैसे कर पाएंगे। इसी बीच में खबर आ जाती है कि चाइना प्रेजेस इंडियाज ग्रोथ अंडर पीएम मोदी। तो ये न्यूज तो साहब अपने आप में ऐसा लगता है जैसे किसी ने जबरदस्ती पैसे देके लिखवाई गई न्यूज हो, क्योंकि चाइना और ऐसी बात समझ से परे है, लेकिन फिर भी हुआ। सुर्खियां आपके सामने गवाह हैं। इंडिया इंडीड ए ग्लोबल पावर रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग टू बिकम ए डेवलप्ड इकोनॉमी। यहां पर यह न्यूज हेडलाइन बन जाती है और हर अखबार इसे उठा लेता है कि चाइना के अंदर हमारी तारीफ छपी है। क्या तारीफ है? तो ये ग्लोबल टाइम्स की हेडलाइंस आप यहां पर देखें, यहां लिखा है व्हाट आई फील अबाउट द भारत नैरेटिव इन इंडिया। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, भारत नैरेटिव का मतलब क्या है? कोई बात है जिसको कि नैरेटिव सेट करके चलाया जा रहा है कि यही बताना है। जैसे कई चुनाव प्रचारों में होता है कि भाई फलानी पॉलिटिकल पार्टी चोर है, अब चोर का नैरेटिव चलाना है, ठीक है ना। नैरेटिव मतलब कोई एक विचारधारा जिसको कि इतना ज्यादा प्रोपोगेट किया जाए कि वो लोगों को लगने लगे कि ये सच हो गया है, एक विचार एकदम दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो यहां पर चीनी पत्रकार के द्वारा जो बातें लिखी गई हैं इस पूरे आर्टिकल में, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। साथ में यह भी बताऊंगा कि इसकी नजर में भारत नैरेटिव का मतलब क्या है, कि भारत नैरेटिव दुनिया में इन दिनों स्ट्रांगली भारत अपकमिंग इकोनॉमी है, भारत डेवलप्ड इकोनॉमी बनने वाला है, भारत अपना इंटरनेशनली बूम कर रहा है। हम जितना भी भारत 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 कर रहे हैं, चीन इसे कैसे देखता है? क्या वाकई में भारत नैरेटिव बन रहा है क्या? जैसे आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए, जब मोदी जी चुनाव लड़ने आए थे तो मोदी के गुजरात मॉडल का नैरेटिव सेट किया गया था, लोगों के दिमाग में एक विचार सेट किया गया था कि गुजरात में इन्होंने ऐसा किया तो सोचो इंडिया में कैसा करेंगे, है ना। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी करती है, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने किया कि हमने दिल्ली में ऐसा किया तो सोचिए हम पंजाब में कैसा करेंगे। इस आधार पर उन्होंने पंजाब का इलेक्शन कंटेस्ट किया। ये नैरेटिव बिल्डिंग होती है कि ऐसे इंडिया वर्ल्ड में भारत नैरेटिव सेट कर रहा है, भारत को भारत या भारत के नेता पिच कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च लेवल का, ठीक है। इसी के बारे में इस पत्रकार ने अपनी बातें लिखी। कहा कि मैंने हाल ही में भारत में 2 बार यात्रा की। आई रिसेंटली विजिटेड इंडिया ट्वाइस, मार्किंग माई फर्स्ट विजिट इन 4 years। 4 साल में पहली बार गया। During this year, I found that India's domestic and foreign situation have changed tremendously compared to 4 years ago। 4 साल के अंदर भारत की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सिचुएशंस बहुत ज्यादा बदली हैं। India has achieved outstanding result in economic development and social governance, and its great power strategy has moved from the dream to reality। जो इंडिया के लोग सोचते थे कि हम ग्रेट पावर बनेंगे, ये इनके ड्रीम से कहीं अधिक अब एक रियलिटी बनकर के आ रहा है, यानी कि सपने से कहीं बड़ा हकीकत बनकर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इंडिया ने अचीव किया है आउटस्टैंडिंग रिजल्ट। हाउएवर पोटेंशियल रिस्क एंड क्राइसिस हैव बीगन टू बी अनफोल्ड। मतलब चिंता से इसने इनको इनकार नहीं किया, लेकिन इसने यह कहा है कि इंडिया हैज मेड ग्रेट अचीवमेंट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल गवर्नेंस। इंडिया ने आर्थिक और सामाजिक स्तर पर गजब लेवल का काम किया है, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है, ठीक है साहब। इसने यह भी कहा कि इट्स इकोनॉमी हैज गेन मोमेंटम एंड इट्स ऑन ट्रैक टू बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। और दुनिया ने वाकई इंडिया ने अपनी इकोनॉमी में जबरदस्त तरीके से अपना मुकाम हासिल किया है। अब इस बात को हम पुख्ता दर्शाते हुए आपके सामने कुछ आंकड़े दर्शा देते हैं। इकोनॉमी की जब यह बात कर रहा है तो क्या यह सच है? बिल्कुल सच है। कोरोना के बाद भारत ने बहुत अच्छा कमबैक किया और कमबैक करके अल्टीमेटली अपने आप को मेंटेन करके दुनिया में फास्टेस्ट इकोनॉमीज में आगे बढ़ रहा है। यह खबर अपने आप में इस बात को पुष्ट करती है कि इंडिया का जीडीपी एस्टिमेट जो ग्रोथ है वो 6.7% आईएमएफ ने खुद ने हमारे लिए प्रेडिक्ट किया है। आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% अज्यूम की है। आप यहां पर देख सकते हैं कि दुनिया के सभी देशों में इंडिया सबसे तेजी से बढ़ेगा, यह आईएमएफ ने भी हमारे बारे में प्रेडिक्ट किया है, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ जिस तरह से इसने यह कहा कि हम सोशल और इकोनॉमिक आधार पर बहुत अच्छा चल रहे हैं, उसको प्रमाणित करते हुए कुछ उदाहरण हैं। जैसे आपको हाल ही में याद होगा कि जब फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया आए थे G20 के समय, तो भारत ने अपने यूपीआई का उनके सामने डेमो करके दिखाया था। ऐसे ही एक जर्मन के नेता को यूपीआई से शॉपिंग से परचेज करते हुए दिखाया गया। अब आपको यह लगेगा कि यूपीआई कौन सी बड़ी बात है। बात इनके लिए बड़ी नहीं है। जो सामने बैठे व्यक्ति है, जो सब्जी बेच रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी से फाइनेंशियल इंक्लूजन में आ चुका है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है, ऑनलाइन मेथोडोलॉजी है, उससे वो मेन स्ट्रीम में आ गया है। ये बड़ी बात है, ठीक है ना। इसी प्रकार से G20 का हमने प्रॉपर डेमो करके दिखाया, यानी ये इन बात को पुष्ट करने के लिए कि 4 सालों में इंडिया में वाकई में कुछ हुआ है क्या। तो ये सब वो पिक्चर्स हैं जो इस बात को, जो चाइनीज पत्रकार के द्वारा कही गई बातें हैं, उसको बैक करती हैं। और क्या कहा उसने? अच्छा, बाय द वे मैं यूपीआई के बारे में एक जानकारी और आपको बता दूं कि इंडिया ने हाल ही में यूपीआई के अंदर तो रिकॉर्ड ही स्थापित कर दिया है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि हमने 2023 में 18 लाख करोड़ रुपए का यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। 9
9.41 बिलियन ट्रांजैक्शंस किए हैं यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन माध्यम से। यह बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो इंडिया ने इकोनॉमी के सेक्टर में की है। इसने अपनी लाइन में एक और बात बोली, और वो क्या बोली, हाल ही में इसने ये बात भी मेंशन करी कि नई दिल्ली ने अर्बन गवर्नेंस के अंदर यानी कि शहरी प्रशासन के अंदर बेहतरीन प्रोग्रेस दर्ज की है। इसमें इसने ये कहा कि पहले तो जैसे ही हवाई अड्डे से उतरते थे तुरंत बदबू आने लगती थी, एक विशेष प्रकार की स्मेल आने लगती थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। आपको याद होगा भारत में स्वच्छ भारत मिशन बहुत तेजी से काम कर रहा है। आपके घर से भी रोजाना एक कचरा वाली गाड़ी आती है जो कचरा लेकर के जा रही है। स्वच्छता के लिए शौचालय बनाए गए हैं, शौचालय के साथ साथ साफ सफाई, कचरा संकेंद्रण, कचरे का साथ साथ वापस से रिसाइकल करना, ये सब चीजें अब बेहतरीन तरीके से प्रोग्रेस में आ गई हैं। इस वजह से इसने कहा 4 साल में दिल्ली की आबो हवा यानी कि इंडिया की आबो हवा बदल गई है, ऐसा इसने फील किया। इसने और क्या कहा, उसने कहा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स और उनका जो एटीट्यूड है वो चाइना के प्रति बड़ा ही रिलैक्स हो गया है। पहले तक चाइना को ये लोग अपने साथ में बड़ा ही रूड तरीके से पेश आया करते थे। इंडियन स्कॉलर्स यूज्ड टू प्राइमरीली फोकस ऑन चाइनाज मेजर टू रिड्यूस द ट्रेड इंबैलेंस, बट नाउ दे आर प्लेसिंग मोर एम्फेसाइज ऑन चाइना। मतलब पहले जब इंडिया वालों से बात करते थे तब वो ये कहते थे कि चाइना से जो उनको व्यापार हो रहा है, चाइना जो उनको एक्सपोर्ट कर रहा है, जिससे कि इंडिया का ट्रेड बैलेंस बिगड़ रहा है, चाइना से कम कैसे कराया जाए। लेकिन बोले इस बार इनके बीच की चर्चा ये नहीं थी चाइना से कम कैसे कराया जाए, इंडिया में लोगों के बीच में चर्चा ये थी कि इंडिया एक्सपोर्ट को कैसे इंक्रीज करे। चाइना से हम ले रहे हैं कोई बात नहीं, हम अपना एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं इंडिया में। अब इस तरह की बातें होने लगी हैं। तो फिर सवाल बना कि क्या वाकई में इसने जो बात बोली है उसको प्रमाणित करती हुई जानकारी है क्या? बिल्कुल है। आप जरा यहां न्यूज देखिए। इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट है ना वो 13.84%, 13.84% इंक्रीज हुआ है गत वर्षों के अंदर। आप खबर देखिए 2023-24 में, जहां हमने 2022 के अंदर हमने 770.18 बिलियन का हमने एक्सपोर्ट का अचीव किया था। आप देखिए 2023-24 का हमने टारगेट $900 बिलियन का टारगेट रखा है, यानी कि हम लोग आने वाले इस साल के अंदर इतने करोड़ रुपए का सामान, कितना, $900 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट करेंगे। यानी इंडिया इस बार यह चर्चा नहीं कर रहा कि किसी से कम मंगाएं, इंडिया चर्चा कर रहा है मंगा तो कितना भी लो, हम कितना एक्सपोर्ट करेंगे इस पर फोकस करो। यानी कि इसकी जो ये बात है उसको भी प्रमाणित करते हुए खबरें अंतरराष्ट्रीय मीडिया में है। तीसरी बात इसने जो अपनी मेजर बातों में कही वो ये है, जैसे इकोनॉमी के बारे में इसने कहा, इकोनॉमी के साथ साथ स्वच्छता के बारे में इसने कहा। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है इस चाइनी पत्रकार की वो क्या है, विद इट्स रैपिड इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इंडिया हैज बिकम मोर स्ट्रेटेजिकली कॉन्फिडेंट एंड मोर प्रोएक्टिव इन क्रिएटिंग डेवलपिंग ए भारत नैरेटिव। यानी इंडिया के द्वारा भारत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा ना, गुजरात मॉडल हुआ, दिल्ली मॉडल हुआ, ऐसे इंडिया एज ए होल भारत नैरेटिव दुनिया में सेट कर रहा है। और ऐसा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री निरंतर अपने लेवल पर इस कार्य को कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर। यह बात किसी से छुपी हुई भी नहीं है। भारत ने जब से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को इज्जत देना शुरू किया है, भारत को इज्जत मिलना शुरू भी हुई है। आपको एस जयशंकर साहब का कार्यकाल और उनकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की साख निर्माण हुआ है उसके बहुत उदाहरण मिले हैं। इसी प्रकार से हम रूस में पहुंच करके अमेरिका को नसीहत दे देते हैं, इसी प्रकार से यूएन के अंदर हम पाकिस्तान को आईना दिखा देते हैं, हम यूरोप में पहुंचकर यूरोप को आईना दिखा देते हैं। तो दुनिया में भारत अपनी बात रखने वाला अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बड़ा देश बनकर उभर रहा है। यह बड़ी न्यूज है, ठीक है ना। यहां पर जयशंकर साहब ने हाल ही में एक बयान दिया जो कि सुर्खियों में है कि भारत को खुद से खुद के नैरेटिव को सेट करने की जरूरत है। और यह उन्होंने हाल ही में एक इंटरनेशनल एक समिट के अंदर पुणे के अंदर सिम्बायोसिस कॉलेज में बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि पहले ब्रिटिशर्स जहां जहां राज करते थे उनके कुछ शब्द होते थे, जैसे ट्रोजन हॉर्स, गॉर्जियन नॉट, अब वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में कंठस्थ हो गए हैं। क्यों ना हम अपने भी कुछ शब्दों का उपयोग करें जो दुनिया में हमारी पहचान बनाए। इन्होंने कहा कि चाइना से वेस्टर्न वर्ल्ड को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया के इतिहास पर कोई भी वेस्टर्न कंट्री बात नहीं कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों है? हमें इससे बचना होगा, हमें इसको आगे बढ़ाना होगा। ऐसी स्थिति में इनकी हाल ही की एक किताब आई है जिसका नाम है व्हाई भारत मैटर्स। उसमें भी इन्होंने बाकायदा इस विषय पर जोर दिया है और कहा है कि भारत क्यों ना इस तरह से दुनिया के सामने चीजों को देखे कि हमारा इतिहास भी उसके साथ जुड़ा हो। जैसे इन्होंने अपने उदाहरण में कहा कि भाई जिस प्रकार से अभी रिसेंट डेज में अगर नोटिस किया जाए तो क्वाड समिट हुई, तो क्वाड समिट को दशरथ के 4 पुत्र के रूप में क्यों ना रिजेंबल करके देखा जाए। तो बोले चीजों को हमें इंडियन अंदाज में देखना पड़ेगा, इंडियन नैरेटिव के रूप में देखना पड़ेगा। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि भारत और भारत की बात, कहते हैं ना वो गाना है ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। तो ये जो भारत की बात सुनाना जो भारत ने शुरू किया है, चाइना इसे रिकॉग्नाइज कर रहा है कि इंडिया एक मेजर पावर है एंड रैपिडली ये अपना इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी चेंज कर रहा है सो दैट ये इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को बड़ा ही
साउंड तरीके से रख सके। अब बड़ा सवाल यह बनता है, सर चाइना के मुंह से, मतलब ये मुंह और उड़द की दाल वाली बात, अरहर की दाल वाली बात आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति बोल कैसे रहा है ऐसा। इसके पीछे के कई मायने निकलते हैं, तो उन्हें निकालने का प्रयास करते हैं। चीन अल्टीमेटली भारत के पक्ष में ऐसी बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं चीन ऐसा समझ रहा है कि भारत के लोग इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं कि दुनिया के देश उसके बारे में क्या सोचते हैं, और इसी कारण से क्यों ना भारतीयों के दिमाग में इंडिया के प्रति एक सॉफ्ट इमेज बनाई जाए, भारतीयों के दिमाग में चीन के प्रति एक सॉफ्ट इमेज बनाई जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि यह तो आप सबको मालूम है कि चीन और अमेरिका की बिल्कुल नहीं बन रही है। ऐसी स्थिति में अगर अमेरिका के विरोध में चीन भारत को अपनी तरफ करने में कामयाब हो जाए, तो फिर यह अमेरिका को हराने में और अमेरिका को दबाने में कामयाब हो जाएगा। शायद यही एक सबसे बड़ा कारण रहा हो। आप इधर खबर देख सकते हैं कि अमेरिका के द्वारा चाइना को दबाने के तमाम प्रयास किए गए हैं। अच्छा, इसी बीच में आपको याद होगा G20 की समिट हो, जब अमेरिका ने भारत का सपोर्ट किया और उस मंच पर पूरा अमेरिका और अमेरिकी समर्थक लोग ही G20 में दिखाई दिए। शी जिनपिंग वहां पहुंचे तक नहीं, उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आने वाले समय में इंडिया चाइना को चाइना के सामने बेइज्जत कर दे। तो इंडिया को अपने प्रति थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए इस तरह की लाइन हो सकता है डाली गई हो। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया और अमेरिका मिलकर के तमाम प्रकार के वेपन डेवलप कर रहे हैं। संभवतः चीन को इस बात से दिक्कत हो कि अमेरिका अगर भारत के बहुत ज्यादा करीब आ गया तो इससे अल्टीमेटली नुकसान तो चीन को ही होगा। यही कारण है कि भारत के द्वारा चीन के जो दुश्मन हैं उनकी भी मदद की जा रही है। आपको याद होगा जो साउथ चाइना सी के अंदर फिलीपींस है, वियतनाम है, भारत के द्वारा इनको सपोर्ट किया जा रहा है, वेपन्स दिए जा रहे हैं ताकि वो लोग अपनी लड़ाई खुद से लड़ सकें। इसका मतलब यह हुआ कि चीन के दुश्मनों को भारत के द्वारा हथियार दिया जाना यह दर्शाता है कि चीन यह मानता है कि अगर इंडिया को हम अपने साथ ले गए तो फिर अमेरिका कमजोर पड़ जाएगा। आपको याद होगी भारत ने हाल ही में चीन को काफी सारी चुनौतियां दी हैं, चाहे फिर उसके दुश्मनों को वेपन देकर की हो या फिर चीन के जासूसी जहाज को श्रीलंका में आने से रोका गया हो। ये सारी वो चीजें हैं जो दर्शाती हैं कि श्रीलंका में जासूसी जहाज जब एंट्री नहीं कर पाएंगे तो ये भारत की डिप्लोमेटिक विन को दर्शाता है। इतना ही नहीं, हाल ही में भारत ने अमेरिका से, चीन से भी अधिक व्यापार कर लिया है। यह चीन को चिंतित करता है। चीन को चिंतित करने में सबसे बड़ा कारक इस बात का भी है कि हाल ही में शी जिनपिंग ने पब्लिकली यह स्वीकार किया कि उनकी इकोनॉमी इस समय मतलब डाउन स्थिति में चल रही है। तो ऐसी स्थिति में भारत उसे एनी हाउ साथ चाहिए, फिर चाहे इंडियन ओशियन हो या पैसिफिक ओशियन, चीन भारत को साथ लेने का हर संभव प्रयास करेगा, क्योंकि भारत इंडियन ओशियन में चीन के दबदबे को तो स्थापित नहीं होने देगा। यही कारण है कि 2035 तक भारत 175 वॉरशिप इंडियन ओशियन में प्लान कर रहा है, यानी कि हम ब्लू इकोनॉमी हैं और इंडियन ओशियन के तो हम किंग हैं। यह बात हम स्थापित करने का तमाम प्रयास कर रहे हैं। रही बात रूस के साथ चीन के संबंध की, तो भारत और रूस तो ऑलरेडी बहुत अच्छे संबंधों में चली रहे हैं। चाइना ने हाल ही में अपने सिग्नल्स देकर के इंप्रूव करने के भारत से रिलेशन कई हिंट दिए हैं, और ऐसी स्थिति में बार बार चीन का यह कहना कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि वो भारत का साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर चाहता है। ऐसा क्यों है? आपको मालूम होगा हाल ही में ब्रिक्स की समिट हुई थी। ब्रिक्स की समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सब लोग ऑनलाइन जुड़े थे। अब ब्रिक्स नेशंस, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना जैसे देश शामिल हैं, ऐसे देशों को अब अपने साथ और देश ऐड करने हैं। ऐसी स्थिति में ब्रिक्स में नए देशों के आगमन में भी भारत की बहुत बड़ी भूमिका है कि भारत उन्हें आने देगा अथवा नहीं, क्योंकि यहां पर ब्रिक्स नेशंस में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई ये सब शामिल होने वाले हैं। और शामिल होकर करेंगे क्या? ये अपनी एक कॉमन करेंसी बनाना चाहते हैं, ब्रिक्स करेंसी। बिना भारत के कोई कॉमन करेंसी बन नहीं सकती, क्योंकि भारत ब्रिक्स का संस्थापक देश है। ऐसी स्थिति में बिना भारत के परमिशन के कोई काम आगे चल नहीं सकता। अमेरिका को भारत चैलेंज ब्रिक्स करेंसी के माध्यम से देना नहीं चाहता, यह पहले क्लियर कर चुका है। तो भारत को प्यार से ही संभाला जा सकता है। भारत को आप दुत्कार के साथ नहीं ले जा सकते, भारत को प्यार से साथ ले जा सकते हैं। चीन ये जानता है। ऐसी स्थिति में संभव है भारत की तारीफें की जा रही हों। खैर, फिलहाल के लिए तो यह देखने वाली बात है कि भारत चीनी झांसे में आता है या नहीं आता, या फिर हम इसे वाकई में अपनी तारीफ समझकर खुश होते हैं। ये सब बातें आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ट्विटर पर जाकर लिख सकते हैं, हमें अपनी राय बता सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी इस प्रकार का सेशन आए तो आपको उसकी जानकारी पूरी मिल जाए।